नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। दोस्तों, आज आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी दल के कार्यों का मूल्यांकन और सरकारी प्रतिक्रिया। पर चर्चा के पहले आपसे पुनः निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, 1857 ईस्वी की क्रांति के उपरांत ऐसा माना जाता है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे ये आंदोलन जो है वो संगठित होता जा रहा था और काफी शक्तिशाली होता जा रहा था और बहुत सारे स्थानों पे उग्र रूप धारण करता जा रहा था। आप कह सकते हैं कि यह आंदोलन सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्य वर्ग तक ही सीमित नहीं रह गया था, बल्कि भारतीय जनता के विभिन्न वर्ग इस आंदोलन में सम्मिलित हो रहे थे। तो इस तरह से धीरे धीरे इस आंदोलन का स्वरूप जो था वो बहुत ही व्यापक होता चला जा रहा था। सारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन को एक सूत्र में बांधने के लिए एक शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता थी, जो कि कांग्रेस के रूप में सामने आई 1885 ईस्वी। यद्यपि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी, और ऐसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि ए.ओ. ह्यूम का मकसद ये था कि कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में की जाए, जिससे कि साल भर में एक बार इकट्ठा होकर के मिलजुल करके जो गुबार मन में भरा है भारत के आंदोलनकारियों में, तो वो निकल जाए। तो वास्तव में जो भारत के नेता थे वे धीरे धीरे उनका जो है ब्रिटिश शासन से मोह भंग हो रहा था, और यहाँ तक कि जो ब्रिटेन के लिबरल पार्टी के नेता थे उनसे भी उनका मोह भंग हो रहा था, और देश में राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने के लिए जो है पृथक पृथक आंदोलन जगह जगह चल रहे थे। और हाँ, पूरे देश का कोई ऐसा आंदोलन नहीं था जैसा कि कांग्रेस था बाद में जब कांग्रेस आया 1885 ईस्वी में, लेकिन फिर भी जगह जगह प्रतिरोध देखने को मिल रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई, तो कांग्रेस की स्थापना को केवल ये कहना कि वो सेफ्टी वॉल्व के रूप में ह्यूम ने की थी, ये उचित नहीं है। जैसे प्रोफेसर बिपिन चंद्र कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा वाल्व के रूप में की गई थी, ये कहना एक अधूरा सत्य होगा। इस समय जो भारतीय लोग एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना के लिए प्रयत्न कर रहे थे, वे नए सामाजिक तत्वों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तथा अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण के विरुद्ध थे। उनको भारत के राजनीतिक और आर्थिक प्रगति के लिए एक संगठन की आवश्यकता थी, और ये भारतीय उच्च कोटि के देशभक्त थे और किसी भी मायने में वे विदेशी सरकार के अनुयायी नहीं थे। उन्होंने ह्यूम का साथ इसलिए दिया कि वे अपने प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियों के लिए सरकार के संदेह का पात्र नहीं बनना चाहते थे, ऐसा प्रोफेसर बिपिन चंद्र का मानना है। इसीलिए वो कहते हैं कि यदि ह्यूम ने कांग्रेस को सुरक्षा वाल्व के रूप में इस्तेमाल करना चाहा, तो प्रारंभिक कांग्रेसी नेता उसे लाइटनिंग कंडक्टर या तड़ित चालक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। वास्तव में 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक का जो समय था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था, और इस समय कांग्रेस
की बागडोर उदारवादी दल के हाथ में थी और इनका जो उद्देश्य था वो कांग्रेस की स्थापना के समय डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने जो उद्देश्य प्रकट किए थे उसी से साम्य रखता है। कांग्रेस की स्थापना के बाद उसके जो पहले अध्यक्ष थे भूमेश बनर्जी, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य थे देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरी बात यह थी कि देश प्रेमियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तीसरी बात यह थी, जो कांग्रेस का तीसरा उद्देश्य था, वो यह था कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। और चौथा उद्देश्य इसका यह था कि यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोक हित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। तो 1885 से 1905 तक कांग्रेस में उदारवादी बुद्धिजीवियों का प्रभुत्व था। वे भारतीय राष्ट्रवाद के प्रथम चरण के नेता थे और इसी कारण से 1885 से 1905 तक का जो आंदोलन था वो उदारवादी आंदोलन के नाम से अभिहित किया जाता है। अब हम थोड़ा सा उदारवादियों की नीतियों और कार्यक्रम के ऊपर बातचीत कर लें। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि उदारवादियों की नीतियां क्या थी, उनके कार्यक्रम क्या थे। तो सबसे पहली बात यह थी कि भारत की एकता। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था भारतीय जनता में एकता की भावना का बोध, और इस बात को समझते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने भारत में एकता की भावना को विकसित करने के लिए जो भी उपाय हो सका वो उपाय किए, यानी हर संभव उपाय किए। उदारवादी जानते थे कि भारतवर्ष जो है वो अलग अलग धर्मों और अलग अलग जातियों में बंटा हुआ है और उनको एक सूत्र में बांध कर ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। तो उनके प्रचार के फलस्वरूप भारत के बुद्धिजीवियों में एकता की भावना पैदा हुई। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो था आधुनिक समाज की मांग। कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं का मुख्य योगदान वो ये है कि उन्होंने जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास किया और साथ ही साथ उसकी पैरवी भी की लोगों से। प्राग ब्रिटिश भारत में, यानी कि भारत के पहले की जो संस्थाएं थीं उसका उन्होंने विरोध किया, उसमें सुधार करने की बात उन्होंने कही और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय जैसे जो उदारवादी पाश्चात्य सिद्धांत थे उनको अपनाने के ऊपर उन्होंने बल दिया। उसके अलावा तीसरी बात ये थी उनके कार्यक्रम की ब्रिटिश व्यवस्था में उनका असीम विश्वास था। उदारवादी लोग जो थे वो ब्रिटिश लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। उनकी मान्यता थी कि ब्रिटिश शासन की स्थापना भारत में दैवीय संयोग से हुई है और वो ऐसा मानते थे कि ब्रिटिश शासन देश को प्रगति की ओर ले जाएगा और लोकतंत्र का विकास करेगा, प्रजातंत्र का विकास करेगा भारत में और एक तरह से राजनीतिक स्थिरता आएगी देश में। तो ऐसा उनका मानना था उदारवादियों का। उदारवादियों का विश्वास था कि भारतीयों को प्रतिनिधि सरकार के कार्य में तो शिक्षित करने में ब्रिटेन जो है वो भारतीय जनता का मार्गदर्शन करेगा, उसका पथ प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा मित्रों, जो उदारवादियों की राजनीतिक मांगें थी उनको संक्षेप में मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है, उसको यहाँ स्लाइड में डाल दिया है। तो जो उनकी राजनीतिक मांगें थी, आप कह सकते हैं नंबर 1
कि प्रशासन व्यवस्था में भारतीय जनता को अधिक से अधिक भागीदार बनाया जाए, जिससे वह अपने मामलों पर नियंत्रण रख सकें। विधायी परिषदों में सुधार किया जाए। दूसरी बात यह थी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया जाए, उनका पृथक्करण किया जाए। तीसरी बात उनकी जो राजनीतिक मांग थी वो ये थी कि वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार की हो जिससे करदाता का बोझ कम हो, कम वित्तीय स्रोतों की पुनर्व्यवस्था में सेना पर होने वाले खर्चे में कमी की जाए और भूमि कर के निर्धारण में नरमी बरती जाए। भारतीय जनता की दशा सुधारने के लिए उचित कदम उठाए जाएं, प्राथमिक शिक्षा को विस्तृत किया जाए और सफाई में सुधार के लिए अधिकतम अनुदान दिया जाए। किसानों की बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। तो ये उनकी जो है वो प्रमुख राजनीतिक मांगें थी जिन पर उन्होंने बल दिया। उसके अलावा उन्होंने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा के प्रभाव के कारण प्रारंभिक राष्ट्रवादी आधुनिक नागरिक अधिकारों जैसे भाषण, प्रेस की आज़ादी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता इत्यादि के प्रति आकर्षित थे। और जब भी कभी सरकार ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, तब इन उदारवादियों ने अपनी मांगों का बचाव करने के लिए जोरदार तरीके से उसका प्रतिवाद किया अपने दलीलों के माध्यम से। इसके अलावा संवैधानिक सुधार और स्वशासी सरकार की मांग भी इन्होंने की। उदारवादियों का विश्वास था कि भारत को अंततः एक स्वशासी सरकार यानी कि स्वयं शासन करने वाली सरकार की मांग की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए और दिशा में उन्होंने तत्काल स्वशासी सरकार की मांग नहीं की थी, लेकिन धीरे धीरे जो है वो इस दिशा में आगे बढ़ते रहे और आगे चल करके उन्होंने अपनी मुख्य राजनीतिक मांगों में इसे सम्मिलित कर लिया और वो संवैधानिक सुधार के साथ स्वशासित सरकार की मांग भी करने लगे। राष्ट्रवादियों ने विधान परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की मांग की ताकि बजट पर बहस की जा सके और उनकी सबसे बड़ी मांग थी जनता के प्रतिनिधियों को परिषद का सदस्य बनाया जाए। तो बढ़ते दबाव के कारण 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में थोड़ी वृद्धि की गई, लेकिन उन्हें केवल बजट पर बोलने का अधिकार प्राप्त था, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं मिला था। तो उदारवादी नेता जो थे इससे असंतुष्ट थे और उन्होंने ये मांग करनी शुरू कर दी कि गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का नियंत्रण होना चाहिए जनकोष के ऊपर। और उन्होंने ये भी नारा दिया कि प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, लेकिन उन्होंने आम जनता और स्त्रियों को मतदान का अधिकार दिलाने की मांग नहीं की। इसके अलावा मित्रों उनकी अन्य मांग जो थी वो कानून के शासन के विस्तार की मांग थी। वो ये चाहते थे कि देश में कानून का जो शासन है उसका विस्तार हो और साथ ही साथ उन्होंने साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन किया। तो कानून का शासन जो था वो न्यायपालिका, कार्यपालिका इत्यादि के पुनर्गठन की बात की और उन्हें अलग अलग रखने की बात की, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। उन्होंने मांग की कि जहां जहां उच्च न्यायालय नहीं है वहां वहां उच्च न्यायालय वगैरह की स्थापना की जाए और कम समय में सुनवाई करके मुकदमों का फैसला किया जाए। और वो ये भी मांग कर रहे थे कि न्याय व्यवस्था में कम से कम जो आधे सदस्य हों वो भारतीय होने चाहिए।
तो साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन का जहां तक प्रश्न है, उदारवादियों की सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह रहा कि उन्होंने साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू के प्रति लोगों में चेतना जागृत की। इन नेताओं ने उस समय के आर्थिक शोषण के सभी रूपों, चाहे वो व्यापार से संबंधित शोषण की बात हो, वित्त से संबंधित, उद्योग के संबंधित, तो सभी की उन्होंने विवेचना की। भारत की आर्थिक समस्याओं की तरफ उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया और लोगों को उसके प्रति शिक्षित किया। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को भारत की बढ़ती हुई गरीबी का कारण माना। जैसे हम दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से जो भारत का धन था वो उसका अपवहन हो रहा था। भारत का धन जो है वो बह कर के ब्रिटेन पहुंच रहा था। तो दरिद्रता की समस्या जो भारत की थी, तो उसका मूल कारण ये ब्रिटिशों द्वारा शोषण को ही मानते थे। और इन्होंने उत्पादन और वितरण प्रणाली जो थी उसके दोषों को उजागर किया। अतः उनका मत था कि देश का उत्पादन देश में ही रहना चाहिए, साथ ही उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उदारवादियों ने अपने आर्थिक विवेचन में औद्योगिकरण पर भी लोगों को शिक्षित किया। उनका यह कहना था कि स्वदेशी उद्योगों का ह्रास हो रहा है, पूंजी की बहुत कमी है, तकनीकी शिक्षा का अभाव है, भारतीयों में उद्यम की भावना तो बहुत है लेकिन उनको सहूलियतें नहीं मिलती हैं। उसके अलावा मुक्त व्यापार की नीति जो है वो भी ठीक नहीं थी। स्वदेशी शिल्प और उत्पादन के उद्धार तथा विकास के लिए नए उद्योग लगाने के लिए उन्होंने सरकारी प्रोत्साहन की मांग की। उन्होंने परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग के विनाश के लिए ब्रिटिश सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया और उसकी उन्होंने निंदा की। उनके द्वारा भारत की रेलों, उद्योगों और चाय कॉफी के बागानों में लगाई जाने वाली विदेशी पूंजी के आयात का भी उन्होंने विरोध किया और कहा कि भारतीय पूंजीपति इससे दब जाएंगे। तो इस तरह से ये बातें थी। और जब भी कांग्रेस वगैरह के अधिवेशन होते थे तो वहाँ पे ये लोग औद्योगिक प्रदर्शनियां भी लगाया करते थे। तो उदारवादी नेताओं ने भारतीय उद्योगों, खान कारखाने इत्यादि की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि व्यवस्था में परिवर्तन से खेती और कृषक दोनों की दशा बड़ी दयनीय होती जा रही थी। तो राष्ट्रवादियों ने इसकी आलोचना की। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने यानी उदारवादियों ने लगान की जो दरें थी वो बहुत ऊंची थी और इससे किसानों में ऋणग्रस्तता बढ़ती जा रही थी। वो साहूकारों के पंजे में फंसते जा रहे थे, कर्ज में दबते जा रहे थे। इसकी उन्होंने आलोचना की। उदारवादियों के अनुसार ग्रामीण ऋण के लिए अच्छी एजेंसियां खोलकर किसानों को साहूकारों से छुटकारा दिलाया जा सकता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ऐसा नहीं कर रही थी। तो इस तरह से इन नेताओं ने ग्रामीण दरिद्रता के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की और उसे समाप्त करने के लिए श्रम, उद्योग तथा अतिरिक्त पूंजी जुटाने पर बल दिया। मित्रों, उदारवादियों की रणनीति पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो उदारवादियों की रणनीति जो थी वो उन्होंने ये प्रयत्न किया कि संघर्ष जो है वो शांतिपूर्ण हो और बिना रक्तपात किए, बिना खून बहाए संघर्ष हो। यानी कि उनका जो विश्वास था वो अहिंसा वादी उपायों के ऊपर था। तो उनका यह कहना था कि राजनीतिक उन्नति जो है वो अहिंसक उपायों से ही होनी चाहिए। जैसे कि आप आगे देखेंगे कि जो गरम दल के नेता थे वो इसीलिए इनकी आलोचना करते थे और कहा करते थे कि जो
राजनीतिक आंदोलन हमें करना पड़ेगा। और चूंकि स्वराज हमारा, तिलक कहते थे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमसे लेके रहेंगे, वो कहते थे कि जो आज़ादी है वो हमें थाल में सजा के नहीं मिलेगी। लेकिन उदारवादी जो थे वो इस मामले में बहुत नरम थे। उदारवादी नेताओं ने आम जनता की को राजनीतिक महत्व उतना ज़्यादा नहीं दिया, ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि एक तरह से देखा जाए तो ये पढ़े लिखे लोगों का एक आंदोलन बन करके रह गया। उनके अनुसार आम जनता राजनीतिक रूप से उदासीन थी, अतः राजनीतिक संघर्ष का कार्य उन्होंने केवल शिक्षित लोगों अथवा शिक्षित वर्गों तक ही सीमित रखा। उनका विश्वास था कि उदासीनता, अज्ञान, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पिछड़ेपन के कारण जनता में त्याग और लड़ने की शक्ति नहीं है। परिणाम स्वरूप जनमत को राजनीतिक रूप से संगठित करने का काम इस युग में बहुत धीमा रहा। उदारवादियों का विश्वास था कि उग्र संघर्ष तभी संगठित किया जा सकता है जब समाज के विभिन्न वर्गों को एक राष्ट्र के रूप में बांध दिया जाए और जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न हो। तो इस प्रकार आंदोलन में जनता जो थे, इस आंदोलन में उदारवादी फेज में यानी कि 1885 में से लेकर के 1905 तक हम ये देखते हैं कि जनता जो है इस आंदोलन में बहुत कम शामिल थी। उदारवादी जो थे वो ब्रिटिश शासकों के प्रति निष्ठावान बने रहे। उनके विचारों में ब्रिटिश शासन का स्थायित्व भारत की प्रगति के लिए अनिवार्य था। उनका विचार था कि राजनीतिक अधिकार और स्वायत्त शासन की समस्याओं का विकास धीरे धीरे होना चाहिए। अतः राष्ट्रीय स्वतंत्रता लंबी क्रांति के फलस्वरूप नहीं अपितु धीरे धीरे विकास के फलस्वरूप प्राप्त होगी, ऐसा उनका मानना था। उनका संवैधानिक आंदोलन ब्रिटिश शासकों की न्यायप्रियता में विश्वास रखने वाला था, यानी वो ये मानते थे कि धीरे धीरे हमें संवैधानिक अधिकार ब्रिटिश सरकार देगी। तो इस काल में कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में था जिनको ये कहा जाए कि भौंकते अधिक थे पर काटने से कतराते थे। तो इस पद्धति का लाभ यह था कि आंदोलन सरकार की ओर से आंदोलन चलता रहा और सरकार की ओर से इनका कोई गंभीर विरोध नहीं हुआ, क्योंकि आंदोलन अहिंसक था तो निश्चित रूप से सरकार को कोई विशेष खतरा नहीं था इनसे। तो इसलिए सरकार की ओर से कोई गंभीर विरोध हुए बिना इनका आंदोलन चल रहा था। सरकारी प्रतिक्रिया की बातचीत हम करें मित्रों, तो सरकारी प्रतिक्रिया जो थी वो भारत सरकार ने कांग्रेस के क्रियाकलापों के प्रति प्रारंभ में थोड़ा बहुत कौतूहल अवश्य प्रकट किया, लेकिन 1886 में डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिए कलकत्ते में एक स्वागत समारोह का आंदोलन भी किया था। मद्रास वाले प्रारंभ में ये सब थोड़ा बहुत हुआ। मद्रास वाले अधिवेशन में वहाँ के गवर्नर ने भी इसी प्रकार का शिष्टाचार किया, क्योंकि एक अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना की थी और उनके उद्देश्य जो थे वो जो सेफ्टी वाल्व वाला थियरी है तो लगभग वही थे। तो इसलिए वो चाहते थे कि इनको थोड़ा मान सम्मान देते रहो तो ये शांत रहेंगे। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की जो धारा 1885 से चली वो धीरे धीरे प्रबल होती गई और ब्रिटिश शासक कांग्रेस को उस रास्ते पर नहीं ले जा सके। ध्यान दीजिए कि ब्रिटिश शासक कांग्रेस को उस रास्ते पर नहीं ले जा सके जिस रास्ते पे वे ले जाना चाहते थे, यानी जो ह्यूम का उद्देश्य था। तो अब वो उद्देश्य पूरा होना कठिन दिख रहा था। तो कांग्रेस के जन्म के 4 साल के अंदर ही जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, वो लोग कांग्रेस की मौत की कामना करने लगे। डफरिन ने कांग्रेस ही नहीं ह्यूम के खिलाफ भी कठोर वचन कहे।
ब्रिटिश नौकरशाहों ने जोर डालकर और तिकड़मबाजी से मुसलमानों, पारसियों और हिंदुओं के एक बड़े वर्ग को, जमींदारों और धनी मानी व्यक्तियों को कांग्रेस से अलग कर देने और उसका दुश्मन बनाने की कोशिश की। डफरिन ने हुक्म जारी किया कि सरकारी नौकर किसी राजनीतिक संगठन के लिए पैसा नहीं वसूल सकते। कांग्रेस को मद्रास अधिवेशन में जिलाधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध शामिल होने के लिए, कांग्रेस में शामिल होने के लिए एक व्यक्ति को 20,000 रुपए की जमानत देने को कहा गया। यानी कि वो सरकारी अधिकारियों को भी कांग्रेस के अधिवेशनों में जाने से उन्होंने मना कर दिया। उनको जुर्माने उनके ऊपर लगाए, अगर जो जाते थे उनको उनके विरुद्ध सजा देने की बात भी उन्होंने कही। तो इस तरह से बहुत जो सरकारी प्रतिक्रिया थी वो कांग्रेस के प्रति बहुत कठोर थी और कांग्रेस की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लोकप्रियता से करजन काफी नाराज हुआ और उसने भारत सचिव को लिखा कि कांग्रेस मरणासन्न है और मेरी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो सरकार की प्रतिक्रिया थी वो प्रारंभ में तो अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत कठोर होती चली गई। मित्रों, तो बहुत सारी मांगें रखी कांग्रेस ने सरकार के सामने, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनकी मांगें थी कि उन्होंने बहुत सारे सुधार लागू करने के लिए कहा, जिनमें काउंसिलों का पुनर्गठन, समकालीन परीक्षाएं, इंडिया काउंसिल का उन्मूलन या पुनर्गठन, न्यायपालिका या कार्यपालिका से पृथककरण, आर्म्स एक्ट का रद्द किया जाना, भारतीयों के वॉलंटियरों के रूप में भर्ती, कमीशन प्राप्त पदों पर भारतीयों की नियुक्ति, सैनिक ब्याज में कटौती और स्थायी बंदोबस्त का विस्तार इत्यादि महत्वपूर्ण बातें थी जो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार से के समक्ष रखी। ये सब बातें उनसे ये सब मांग की, लेकिन उनकी जो है ये मांग पूरी नहीं हुई। उनकी आपने देखा है कि जो उनकी प्रतिक्रिया थी वो बड़ी ही खराब थी। तो ये सारी मांगें स्वीकार नहीं हुई। कांग्रेसियों को एकमात्र जिस सुधार का श्रेय दिया जा सकता है वह 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट था। बाद में लाला लाजपत राय ने लिखा कि 20 वर्ष तक रियायतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए। तो सरकार उदार होने के बजाय और दमनकारी होती गई। इन आलोचकों के अनुसार प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन जनता के बीच जड़ें जमाने में असफल रहा। यहाँ तक कि जिन लोगों ने ऊंची ऊंची आशाएं लेकर इसमें प्रवेश किया था वह भी निराश हुए। उदारवादियों की आवेदन निवेदन की नीति को उन्होंने भिक्षा मांगने की नीति कहकर खिल्ली उड़ाई। जो आलोचक थे इस फेज के, उन लोगों का ये कहना था, तो उनका कहना था कि इनका कार्यक्रम पूंजीवाद के संकुचित दायरे में ही सीमित था। आलोचकों ने उनके आंदोलन को असफल बताया। तो वर्तमान सदी के कई आलोचकों को इसका समर्थन मिला है। तो कुछ लोगों की बातें हम करते हैं मित्रों। इस संदर्भ में मिश्रित मूल्यांकन भी किया गया। प्रोफेसर एस.आर. मेहरोत्रा, बी.आर. नंदा द्वारा संपादित पुस्तक एसेज इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक लेख में अर्ली इंडियन नेशनल कांग्रेस में उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है। बी.आर. नंदा ने, वो ये कहते हैं कि यद्यपि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना एक युगांतकारी घटना है, परंतु आंदोलन के क्षेत्र में इसने कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं किया। कांग्रेस ने केवल भारतीय राजनीति की रफ्तार को बढ़ाया। प्रोफेसर मल्होत्रा आगे लिखते हैं कि यह बहुत समय से चलन हो गया है कि प्रारंभिक कांग्रेसी नेताओं को नकार दिया जाता है और उन्हें मूर्खतः कायरों की श्रेणी में रखा जाता है, परंतु राजनीति केवल संभाव्यता वाली कला है। 1970 या 1980 के दशक की संभाव्यता 1890 के दशक में संभव नहीं थी। कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने अपने समय की स्थिति को समझा, इसका आकलन किया और जो संभव था उसे कहा और किया। वे उस समय असहाय थे, न कि कान के कच्चे तथा भोले भाले और कायर। उनका संघर्ष एक शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध असहाय का संघर्ष था।
मित्रों, डॉक्टर ताराचंद जो कि आधुनिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े विद्वान हैं उन्होंने लिखा है कि यद्यपि कांग्रेस मध्यवर्गीय संस्था थी, फिर भी यह सभी वर्गों की आवश्यकताओं में दिलचस्पी रखती थी। संख्या की दृष्टि से कमजोर और धन या शक्ति से हीन होने पर भी कांग्रेस ने नवीन भारत के मस्तिष्क और हृदय का प्रतिनिधित्व किया। इसके विचार विमर्शों में भी भारत के राजनीतिक तथा सामाजिक कल्याण के लक्ष्य प्रतिबिंबित होते थे और इसके प्रस्ताव में भारत के लिए अधिक पूर्ण ढांचे तथा स्वतंत्र जीवन की मांग थी। कांग्रेस नवीन भारत का प्रतीक थी। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, कांग्रेस भारतीयों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का मूर्त रूप और स्वतंत्रता का साधन बनती गई। तो ये बातें उन्होंने हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया वॉल्यूम 2 में लिखी हैं। इसी तरह प्रोफेसर हीरालाल सिंह ने इस फेज का, उदारवादी फेज का जो है मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि अपने गठन, लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा रीति की दृष्टि से कांग्रेस एक अद्वितीय आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती है और वस्तुतः इसकी स्थापना के साथ भारतीय इतिहास के एक नए अध्याय का आरंभ होता है। तो इस संस्था ने भारतीय जनता की शिकायतों को वाणी देने, आर्थिक तथा राजनीतिक मांगें पेश करने के लिए एक शक्तिशाली मंच प्रदान किया, जिसका उद्देश्य राज्य की नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन में भारतीयों की अधिकाधिक सहभागिता के लिए सरकार पर दबाव डालना था। तत्कालीन परिस्थितियों में विशाल जन समुदाय व्यापक रूप से राजनीतिक संगठनों से संबद्ध नहीं हो सकता था। अनेक कमियों के बावजूद कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था थी। इसके द्वारा सभी वर्गों एवं समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व करने का एक मंच मिल गया। इसका कार्यक्रम इतना व्यापक था कि उसमें सभी के स्वार्थ का समावेश हो सकता था। तो कांग्रेस एक दल के रूप में न होकर एक आंदोलन के रूप में थी। हालांकि उसके नेता और अधिकतर अनुयायी भी शिक्षित वर्ग से आते थे। अभिजात वर्ग और जनता वास्तव में उससे अलग थी। फिर भी यह आंदोलन राष्ट्रीय ही था, क्योंकि यह सामान्यतः सभी स्थानीय और विशिष्ट हितों से परे था। कोलकाता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रिचर्ड गार्थ ने कहा था कि कांग्रेस उन देशभक्तों का एक बड़ा प्रभावशाली जमाव है जिन्होंने अपने और करोड़ों अज्ञानी लोगों के लिए सोने का साहस किया। अपनी असफलताओं के बावजूद कांग्रेस ने भारत के राजनीतिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कांग्रेस विभिन्न जातियों और समुदायों के व्यक्तियों को एक सामान्य मंच पर ले आई और उनका ध्यान महत्वपूर्ण सामान्य सेवाओं की ओर केंद्रीभूत किया। संक्षेप में वह भारत के राष्ट्रीय जीवन के अभ्युदय और विकास का द्योतक है। तो हीरालाल सिंह जो है प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने ये बातें कही हैं जो मैंने विस्तार से आपको बताई। तो वास्तव में जिन परिस्थितियों में उन्होंने यह कठिन कार्य अपने हाथों में लिया और जो कठिनाइयां उनके समक्ष आई, तो उनको देखते हुए इस युग के नेताओं की उपलब्धियां कम नहीं कही जा सकती, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐतिहासिक रूप से इस चरण का अध्ययन करते हुए यह कहा जा सकता है कि उन समय की परिस्थितियों और विचारधाराओं में उदारवादी नेताओं ने अपने युग की प्रगतिशील शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने भारतीय राजनीति में निर्णायक परिवर्तन किया। सन 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद का बीजारोपण का समय कहा जा सकता है। साथियों, इसके लिए अनेकों असफलताओं के बावजूद प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन की दृढ़ नींव डाली। ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया टाइप में, आप ध्यान दें, इसको नींव पढ़िए। और ऐसे मार्ग का निर्माण किया जिस पर चलकर आज़ादी प्राप्त की जा सके। उनका योगदान यह था कि उन्होंने जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए जाने पर बल दिया। प्राग ब्रिटिश भारत में जो ढांचा था उसमें जातिवाद और पंचायत का आधिपत्य था। उदारवादी नेताओं के छोटे से समूह ने विशेषाधिकारों का होना अन्यायपूर्ण बताया और मनुष्य की स्वतंत्रता एवं सामाजिक समानता पर प्रकाश डाला। उदारवादी नेताओं ने भारतीय समाज के पुनर्निर्माण पर विशेष बल दिया। इसी प्रकार आर्थिक ढांचे की वैज्ञानिक पद्धति पर भी उदारवादी नेताओं ने जोर दिया। दादा भाई नौरोजी का विचार था कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य एवं उद्योग संस्था का सदस्य होना चाहिए। उदारवादी नेताओं का विचार था कि पाश्चात्य उदारवादी एवं आधुनिक विचारों के साथ एक दिन भारत का विश्व के अन्य देशों के समान स्थान होगा। इस प्रकार ये मध्य वर्ग तथा निम्न मध्य वर्ग के राष्ट्रीय भावना को जगाने में सफल रहे।
उन्होंने भारतीयों को सामान्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने आम जनता को सामान्य शत्रु से परिचित कराया और इस प्रकार एक सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ बनाने में सहायता की। तो कांग्रेस ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की एक सशक्त आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की, जिसने यह सिद्ध कर दिया था कि भारत की गरीबी, बेकारी और आर्थिक पिछड़ापन अंग्रेजों के कारण है। उदारवादी नेताओं की समीक्षा से ब्रिटिश राज का नैतिक आधार कमजोर हुआ। उन्होंने जनता को अपनी आर्थिक दुर्दशा और अपमानित स्थिति से तथा उसमें सुधार की संभावना से परिचित कराया। उन्होंने अस्पष्ट आर्थिक आकांक्षाओं को एक सुस्पष्ट राष्ट्रवादी स्वरूप दिया तथा आर्थिक विकास के विचारों का प्रचार किया। मार्ग की आर्थिक और राजनीतिक बाधाओं और उन पर विजय पाने के उपाय का निर्देश दिया। प्रोफेसर बिपिन चंद्र के शब्दों में, उनके आर्थिक आंदोलन ने ब्रितानी शासन के तथाकथित नैतिक आधारशिला में सुरंग लगा दी। भारतीय राष्ट्रवाद के बीज को उन्होंने इतने अच्छी तरह गहराई में बोया। इस समय के लगभग सभी राष्ट्रवादी नेताओं की राजनीतिक गतिविधि जनता को सावधानी के साथ राजनीतिक शिक्षा देने तथा आधुनिक राजनीतिक और राष्ट्रवादी चिंतन तथा गतिविधि से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रेरित थी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी आधुनिक भारत के निर्माताओं के रूप में भारतीय इतिहास में विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो साथियों, ये जो चर्चा हमने की, इस प्रश्न को आप दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो था उसमें हमने किस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद जो 1885 से 1905 तक जो उदारवादियों की रणनीतियां थी, जो उनके कार्यक्रम थे, जो उनकी राजनीतिक मांगें थी, इन सब के ऊपर हमने पहले भाग में चर्चा की और दूसरे भाग में हमने चर्चा की उनकी कार्यक्रमों और नीतियों वगैरह का एक आलोचनात्मक विश्लेषण हमने किया। हमने विभिन्न जो प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्होंने इनके ऊपर अध्ययन किया है, उनके विचारों को हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। तो इस तरह से जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रश्न का उत्तर देंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आलोचनात्मक विवरण दें, तो आपको विभिन्न मतों का परीक्षण करना पड़ेगा। इसलिए हमने थोड़ा सा ये वीडियो लंबी बनाई। इसमें मैंने इसको पहले भाग में, जैसे मैंने बताया कि उनकी नीतियों और कार्यक्रमों पर विचार किया, उनकी मांगों पर विचार किया, उसकी सरकारी प्रतिक्रिया क्या हुई उस पर विचार किया, और दूसरे भाग में हमने उसकी आलोचना की। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना करें लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में, और अपने साथियों के साथ शेयर करने में भी। जल्दी हाजिर होते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, शुभ दिवस।